सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मेरा क्या, पूरे मुल्क का हाल ही ठीक हो गया है। मतलब एक दिन पहले तक इस मुल्क में इतने मसले थे, 27वीं तरमीम, जजों के इस्तीफे, जंग चल रही है एक फ्रंट के ऊपर और बेतहाशा चीज़ें, और बस एक मैच हुआ है और उस पर बाबर ने सेंचुरी मारी है। और इस वक्त सब लोगों से आप पूछें कि क्या हाल है तो वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, बाबर इज़ बैक, सब ठीक है। अच्छा, और मैं उस पर ये सोच रहा हूँ कि हमें इस बात की अगर समझ आ गई है तो मुल्क को, रियासत को क्यों नहीं समझ आती कि इस तरह का अगर एक वाइब्रेंट आर्ट कल्चर भी बना दें, उसके भी कुछ सेलिब्रिटीज़ पैदा कर लें, एक कोई फिल्म कल्चर, कोई म्यूज़िक कल्चर, ये वो, तो लोग शायद निकल जाएं इन झमेलों से, सियासी झमेलों से, और वो ये सेलिब्रेट किया करें कि हमारा प्लेयर चल गया है, हमारा कल डांस परफॉर्मेंस हमारे सेलिब्रिटी की बहुत अच्छी हुई है, परसों कॉन्सर्ट कमाल का था। इस तरफ क्यों नहीं ध्यान जाता? सर इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता, इस पर तो हम आते हैं। लेकिन सर आपने कहा, लोग कह रहे हैं बाबर इज बैक। बाबर गया कहा था सर? बाबर आज से कुछ देर पहले तीनों फॉर्मेट खेल रहा था। तो अभी तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहीं भेजा था, तो उसने सेंचुरी करके वापसी कर ली अपनी। हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं, जब भी हमारा कोई टीम का प्लेयर जो है सेंचुरी करता है, बहुत बड़ी बात होती है, अच्छी चीज़ है। श्रीलंका कोई इतनी को हल्की टीम नहीं थी, मतलब, और बाबर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, हमें बड़ा लुत्फ लिया हमने उस चीज़ का। लेकिन उसके बाद से सर ये चीज़ें जो है ना, इनको मैं अभी बताता हूँ आपको कि आजकल के ज़माने में एक एथलीट की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। अगर वो परफॉर्मेंस दे दे तो एक एडिट प्रेशर आ जाता है कि देखो लोग कितनी वाह कर रहे हैं, और लोग वाह कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके ऊपर ना एक पहाड़ खड़ा हो जाता है जी कि अब मैंने ना ये स्टेटस को नया इस्टेब्लिश हो गया, ये न्यू नॉर्मल है मेरा। अब सर क्रिकेट जैसी स्पोर्ट में तो नॉर्मल तो कुछ नहीं होता। आप एक दिन चलते हैं, एक दिन नहीं चलते, आप 10 महीने चलते हैं, फिर आप 3 साल नहीं चलते। ये तो क्रिकेट का एक हुस्न है जिसको हम एंजॉय भी करते हैं। बाबर के ऊपर अब चूंकि लोगों ने इतना चुक दिया है सारे मामलात को, जैसे आप बता रहे हैं, तो मुझे तो डर ये कि इस प्रेशर में नहीं आना। अब ये ना हो कि जी अब हर मैच में आपने करनी सेंचुरी से कम, अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो 3 पे भी आउट हो सकता है, वो 40 पे भी आउट हो सकता है। तो कंसिडर करें कि वो एक एथलीट है और वो एक बड़ा स्टार एथलीट है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, और हम बड़ी मोहब्बत करते हैं बाबर आजम से। बट एक इनिंग्स जो है उसको फिर इस सारी पिछली चीज़ से इक्वेट कर देना, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए वो रियान उल हक ने बड़ा अच्छा तज्जिया किया था जब उसने प्रेडिक्ट किया था कि इस सीरीज़ में 1 सेंचुरी मारेगा, और उसने कहा था कि अब उसकी जो है ना, वो जो पहले तो लग रहा था ना कि आउट ऑफ फॉर्म है, अब उसकी फॉर्म वापस आ चुकी हुई है। हमने उसके बैक फुट पंच भी देख लिए हैं, हमने उसकी कवर ड्राइव्स भी देख ली हैं, फॉर्म इज़ बैक। अब प्रॉब्लम ये है कि ही इज़ थिंकिंग टू मच अबाउट इट। वो अब इतना कॉन्शियस हो गया है कि मेरे सेंचुरी नहीं हुई, मेरे से बहुत अरसा हो गया, तो वो उस कॉन्शियस होने की वजह से वो अपनी हर बॉल को मेरिट पे नहीं खेल रहा। तो उस वजह से ये प्रेशर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले होता था अखबार में एक अगले दिन खबर आ गई टोटली कि आपको पता लग गया कि लोग क्या सोच रहे हैं या बोर्ड क्या सोच रहा है। अब तो ये है ना, या टेलीविजन पे रात 9 बजे के खबरनामे में आ गया कि जी क्या तासुरात हैं। अब सोशल मीडिया की वजह से हुआ ये है कि बाबर या कोई भी प्लेयर जैसे ही अपनी फीड खोलता होगा, उसको 10 फैन कैम्स, 10 क्रिटिसिज्म, 10 तज्जिए वो हर वक्त मिल रहे हैं। तो प्रेशर तो है। और डीएम्स तो छोड़ दिया, जो बाकी सीनियर प्लेयर्स के आते होंगे कि यार तू बहुत अच्छा खेला है, लेकिन यार तुमने 112-13 गेंदों में किया है, यू कैन डू इट इन 80, नेक्स्ट टाइम 80 का ट्राई। इस किस्म के मैसेज आते होंगे ना सर, तो बस बंदा कंफ्यूज होता है। सर ये एरा है जिसमें हम रह रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या ही किया जा सकता है, कुछ नहीं किया। लेकिन क्रिकेट की जो बात हो रही है, तो सर हमें जब जरा न्यूजीलैंड चलते हैं सर, और फिर वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। सर न्यूजीलैंड में उनके चीफ सिलेक्टर जो हैं सैम वेल्स, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिए, और हमारी ऑडियंस और को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। बाकी दुनिया में ऐसे होता है कि लोग जो हैं वो इस्तीफ़े देते होते हैं। अच्छा, इन्होंने सैम वेल्स ने ये कहा है कि वो बेसिकली इस्तीफ़ा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक वकील भी हैं, और वो अपने लीगल करियर जो है उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वो अपनी सारी एनर्जी जो उनकी लीगल प्रैक्टिस है, गैलवे, कुक, एलन, उधर डिवोट करना चाह रहे हैं। वकालत वो बेसिकली कह रहे हैं कि उसको टाइम नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है सर 2 शोबे बड़े टफ है ना, वकालत भी एक टफ शॉब है, चीफ सिलेक्टर होना एक इंटरनेशनल टीम का वो भी बड़ी टफ जॉब है। तो उन्होंने सिलेक्ट की वकालत। अब उनकी जगह जो शख्स आ रहे हैं न्यूजीलैंड के सिलेक्टर बनने के लिए, वो शायद पहले भी सिलेक्टर रह चुके हैं, तो उनको भी मुबारक हो। और सैम वेल्स का जेस्चर जो है
वो बड़ा अच्छा है कि जी कि ये भी हो सकता है, दुनिया में ऐसे जगह मौजूद हैं जहाँ पे आप इस्तीफा इस बना पे दे रहे हैं कि आपका बस यार हो रहा है कि मैंने कहीं और फोकस करना है, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं। बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता पीसीबी छोड़ना किसी और जॉब के लिए, किसी और करियर के लिए, इस्तीफा देके तो यहाँ पे तो निकाला जाता है और वो मतलब बेआबरू करके निकाला जाता है, वरना तुमको छोड़ता ही नहीं है। तो ये बहुत एक स्ट्रेंज चीज़ हमारे लिए है, उनके लिए एक आम सी चीज़ है। दूसरा मतलब वो एक वकील हैं जो कि चीफ सिलेक्टर लगे हुए थे, यहाँ पर तो एक अजाब मच जाए कि जो बंदा टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ उसको आपने चीफ सिलेक्टर कैसे लगा दिए। ओ भाई, इंटरनेशनली अब ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, अब वो टेस्ट मैच खेला होना ज़रूरी नहीं है। सो अगेन ज़बरदस्त है और इसकी यहाँ भी आदत डालें। बिल्कुल सर, यहाँ तो देखें ना, जिसने फर्स्ट क्लास भी खेली है उसको कुछ नहीं समझते हम कि यार फर्स्ट क्लास ही तो खेली है। टेस्ट मैच, वनडे, कोई कमेंट्री की हो, फिर या आप 90s में आपने क्रिकेट खेली और लेजेंड बन गए हो, तो ये सर रेज्यूमे आप कह रहे हैं बेसिकली बनता है एक सिलेक्टर बनने का। को बाहर से बंदा नहीं आ सकता, इधर तो इधर नहीं आ, क्या मसला है सर। चल, जिसको असल में समझ है कि कंप्यूटर पे क्या क्या करना है। सर एक तो ये कि सर वापस पाकिस्तान आ जाते हैं सर। जैसे हमने बात की सैम वेल्स का जेस्चर जो था बहुत अच्छा था कि और मतलब जेस्चर से क्या, उनकी पर्सनल लाइफ डिसीजन है और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह एक और चीज़ को अप्रिशिएट करना सर बहुत ज़रूरी है। अभी आज से कुछ दिन पहले पिंडी में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो वहाँ पे धमाका हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर। उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो उसके ऊपर राउंड द क्लॉक जो है किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसके ऊपर जो भी मामला निकलेंगे हम इसी शो पे बैठ के उसको डिस्कस करेंगे। अलबत्ता जब ये ब्लास्ट हुआ तो पिंडी में मैच भी हो रहा था श्रीलंका और पाकिस्तान का, और जाहिर है श्रीलंका जैसी टीम को जब इस किस्म की चीज़ या उनकी इंतज़ामिया को पता चली हो तो उनकी ना एक बैगेज है श्रीलंका की टीम के पास, क्योंकि जो यहाँ पे लाहौर में हुआ था आज से कई साल पहले, उसके बाद से क्रिकेट ही बंद हो गई थी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सालों के लिए। तो उसके बाद जाहिर है श्रीलंकन टीम ने और उनकी इंतज़ामिया ने एक फ़ैसला किया कि हम सीरीज़ अबैंडन कर दें और ना मज़ीद खेलें मैचेस। तो फिर मोहसिन नकवी साहब और तमाम पीसीबी जो है और हमारे जो सिक्योरिटी के जो लोग जो फराम करते हैं सिक्योरिटी, वो हरकत में है। ये रोल तो नकवी साहब ड्यूल क्योंकि चार्ज लेते हैं इसका, इंटीरियर मिनिस्ट्री और पीसीबी का, तो वो सही बंदे थे। तो उन्होंने टीम से भी बात की, उन्होंने सिक्योरिटी मज़ीद बीफ अप भी की, मैचेस सारे पिंडी डाइवर्ट कर दिए गए और श्रीलंकन टीम को पूरा एक गारंटी दी कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो टॉप प्रायोरिटी। और हमने देखे भी मनाजर जिसके अंदर जो एस्कॉर्ट मिला श्रीलंकन टीम को, वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट और सब कुछ उसके अंदर था, जैसे तमाम टीमों को यहाँ पे मिलता है। तो उसकी बेसिस पे श्रीलंकन टीम ने यहाँ रहने का फैसला कर लिया, सीरीज़ मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। इससे हम उनको बहुत ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, बहुत थैंक यू करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा डेट्रीमेंटल और बड़ा एक ख़तरनाक मोड़ पैदा हो सकता था पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर, क्योंकि एक टीम इंटरनेशनल कहे जी कि हमने नहीं आना तो बाकी जो है उनके भी फिर एंटीने खड़े हो जाएंगे कि जी यहाँ पे कुछ मामला ठीक नहीं है, कुछ ऐसे है, फलाना है। तो श्रीलंका ने हमें कॉन्फिडेंस शो किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसने क्रिकेट को मज़ीद सॉलिड किया पाकिस्तान के लिए। आने वाले दिनों में अभी पीएसएल बस राउंड द कॉर्नर है, जब पीएसएल हो रहा होगा उसमें बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स ने आना है। तो ये एक चीज़ जो है ये बड़ी चीज़ों को ख़राब कर सकती थी, लेकिन श्रीलंका ने चूंकि हमारे साथ एक यकजहती का और एक माहौल बनाया और हमारे साथ खड़े रहने का फैसला किया, हम इससे बड़े खुश हैं और उनको हम थैंक यू कहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है और हम उनके एहसानमंद हैं। और हमारे जो श्रीलंका के साथ ताल्लुकात हैं वो हमेशा से बहुत ही अच्छे रहे हैं और पाकिस्तान ने उनका हर घड़ी साथ दी है, उन्होंने हमारा हर घड़ी साथ दी है और अल्लाह करेगा कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। सर वो वर्ल्ड कप जीते में आके सर बिल्कुल, जैसे ये बड़ी चीज़ होती है, जैसे सर हमें भी ऑस्ट्रेलिया बड़ा पसंद है क्योंकि वहाँ से, और बाकी मुझे पुरानी कुछ वीडियोस मैंने देखी, वसीम अकरम की वीडियो थी कि वो श्रीलंका में जब मामला ख़राब थे तो वसीम अकरम वाज लीडिंग पाकिस्तान साइड, इंडिया भी था, ट्राई सीरीज़ थी और उसमें वसीम भाई का इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि जी कि यहाँ पर जो भी हो रहा है हमें तो पता था कि यहाँ पर सुकून है, हम यहाँ पर आ सकते हैं और ऐसा ही माहौल है, तो हम तो आएंगे यहाँ पे खेलने के लिए। और कुमार संगकारा का भी एक बयान रिसेंटली हमने देखा था इसी इंसिडेंट के बाद कि जब ये लाहौर में जो मामला इतने साल पहले हुए थे तो वो शायद कहते मैं था उस स्क्वाड में, उस साइड में, और जिस तरह पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया और जिस तरह हमें यहाँ से फिर बाहर निकाला, क्रिकेट को जो हुआ सो हुआ, बट वो उस चीज़ को याद रखते हैं। सो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा एक ताल्लुक है श्रीलंका से। बिल्कुल, और वो देखिए ना कि श्रीलंका में हालात माजी में ख़राब रहे हैं, लेकिन कभी हमने नहीं सुना कि उसकी वजह से किसी भी मैच को कोई फ़र्क पड़ा हो।
और हालांकि वहाँ पे एक वो मसला है कि बारिश की वजह से श्रीलंका में बहुत मैच खराब हुए हैं, बट अदर देन दैट सब चीज़ें बहुत ऑल्दो उनकी आई थिंक जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चल रही थी श्रीलंका में, एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी जो ऑस्ट्रेलियन टीम की डॉक्यूमेंट्री थी, जब पैट कमिंस आया था एज कैप्टन, तो श्रीलंका में वो कोई मैच खेल रहे थे, उनका एक स्टेडियम है जो बड़ा एक लोअर लेवल पे और इर्द गिर्द उनकी ना लैंडस्केप जरा डिफरेंट है, तो वहाँ से वो कह रहे थे कि हम ऊपर से नज़र आ रहा था कि जो प्रोसेशंस चल रही थी अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट, कहते हैं वो हम देख रहे हैं और यहाँ पे जो है वो टी ब्रेक हो रही है टेस्ट मैच की। तो इस तरह की चीज़ें इस खिते के अंदर जो है मामलात होते रहे हैं, लेकिन क्रिकेट जो है वो रही है और हम तो चाहते हैं कि तमाम मुल्कों के साथ जो है इस किस्म का एक रहे कि स्पोर्ट्स जो है ना वो फिर आपका यूनिफायर भी होता है हर चीज़ के अंदर। जैसे आपने शुरू में कहा कि आर्टिस्ट्स को, एथलीट्स को, सबको और प्रोड्यूस करें, तो वो मौके पैदा होंगे जिसमें स्पोर्ट्स होगी, आर्ट्स होगी, क्रिएटिव चीज़ें होंगी, तो उससे जो दूरियां अगर हैं किसी के साथ तो वो बेहतर भी हो सकते हैं मामला। बिल्कुल। दूसरा अभी देखें ना कि हमने जिस तरह शुरू में बात की कि पाकिस्तान में जितने मर्जी मसले चल रहे हों, वन मैच वन इनिंग्स कैन चेंज पीपल्स सेंटिमेंट। अच्छा, इसी तरह श्रीलंका का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर भी हालात एक तरफ इतने ख़राब हैं और दूसरी तरफ मैच हो रहा है। फिर आप इंडिया को देख लें, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है क्रिकेट का। सो मैं बहुत खुश हूँ कि जो ओलंपिक्स है उसके अंदर अब क्रिकेट आ रही है, चाहे पाकिस्तान पहली दफ़ा में क्वालिफाई करे या ना करे। मैं चाहता हूं कि बाकी दुनिया को भी क्रिकेट नाम का नशा लगे। क्योंकि ये जो मतलब जो ये स्पोर्ट अपने अंदर आपको जो है ना वो खूब जाते हो आप जिस तरह इसके अंदर, मुझे नहीं लगता कि बाकी स्पोर्ट्स में ये कैपेबिलिटी। क्योंकि सर इतनी वेरिड, एक ही स्पोर्ट एक ही है, इक्विपमेंट एक ही है, सब कुछ एक ही है, फॉर्मेट्स डिफरेंट है, ये बहुत कम स्पोर्ट्स के अंदर होता है। अच्छा, मुझे उससे याद आ गया, थोड़ी बात लंबी हो गई, मुझे बात याद है कि वो जो रोगन जो पॉडकास्ट करते हैं उस पर एक्टर रसल क्रो जो कि ऑस्ट्रेलियन है वो आए हुए थे, तो उन्होंने बताना शुरू किया उसको, वो अमेरिकन है, उनको क्या पता क्रिकेट का, कि यार एक ना मैं हूँ फिनेटिक, रसल मुझे नहीं पता रसल क्रो कि मैं टेस्ट मैच का फिनेटिक हूँ, कि आप पहले दिन खेलेंगे, ब्रेक होएगी, फिर दूसरे दिन, कहते हैं तीसरे दिन जाके ना मामला कुछ टेंस होंगे, और फिर चौथा और पांचवा दिन है आप हुक हो जाते हैं, और फिर वो सारे फॉर्मेट्स उसको समझा रहे। तो वो जो रोगन इंक्विजिटिव आदमी है, इसलिए बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, वो इंटरेस्टेड हो गया क्रिकेट के अंदर। सो देखिए सर, वो एक एक्टर ने जो क्रिकेट का फैन है उसने एक पॉडकास्टर को 2-3 बातें बताई तो वो इंटरेस्टेड हो गया। ये इनको ओलंपिक्स में आप मैचेस दे देंगे तो दुनिया क्यों नहीं मुतासिर होगी? बिल्कुल हो सकती, बिल्कुल, और हमारा पैशन है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि मैं चाहता हूं कि अगले ओलंपिक्स से वो टीम्स भी बढ़ा दें, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि सिर्फ टॉप 5 टीम्स जो है वो हिस्सा ले सकती हैं तो वो ज्यादती है, क्योंकि कम से कम 8 मुल्क तो ऐसे हैं जो कि दिलो जान से क्रिकेट खेलते हैं। और वैसे तो अब जाहिर है अब वर्ल्ड कप वगैरह में तो अब काफ़ी ज़्यादा टीम्स होती हैं, लेकिन अब ये कि 8 से कम 10 से कम टीम्स का ओलंपिक्स में भी फायदा नहीं। सर, और इसको मैं ओलंपिक्स वाली मैं उसमें वैसे ही सोच रहा था कि ओलंपिक्स में गोल्फ भी होती है। अब गोल्फ जो है वो अमूमन एक राउंड गोल्फ का 5-6 घंटे लग जाते हैं आपको करने में, और आपके मतलब प्लेयर्स इतने सारे होते हैं, लेकिन ओवर 4 डेज आपने वो खेलना होता है। तो क्रिकेट मैचेस भी जो है सर, दिन के 2-2 मैच करें आप, और या 3-3 मैच करें, और 3-3 घंटे, 3-3.25 घंटे का मैच होता है T20 का, 3.5 घंटे का। अगर आप दिन के 3-3 मैच भी करें तो लॉट ऑफ टीम्स कैन बी अकोमोडेटेड, इसमें कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और सर ग्राउंड ही चाहिए आपको, मतलब क्रिकेट तो हर जगह खेली जा सकती है क्रिकेट तो गली में भी खेली जा। सर आगे चलते हैं। सर एक और खबर क्रिकेट की हमारे पास ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्विटेशन फॉर बिड्स की है, और 15 दिसंबर तक इसकी डेट है। 2 मजीद 7वीं और 8वीं टीम जो है PSL की, उसकी जो राइट्स हैं उसकी बिडिंग होगी बेसिकली, और इसके लिए सबको इन्विटेशन दिया गया है। और जाहिर है इसके अंदर पहले ही मामला काफ़ी ज़्यादा तय हो जाते हैं, क्योंकि टीम लेना, टीम खरीदना हर बंदे की बस की बात नहीं होती। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने जैसे कहा था कि हम कुछ साल बाद 2 टीमें ऐड करेंगे, 2 टीमें इस PSL में ऐड हुई। जी बिल्कुल सर, वो तो 10 साल के बाद मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था कि 2 नई टीम्स आएंगी और आनी चाहिए। वो और बात है कि जो एग्जिस्टिंग टीम्स हैं वो शायद इसके खिलाफ थी। उसकी वजह ये है कि एग्जिस्टिंग टीम्स ये कहती थी कि हमने शुरू के जो PSL थे उसमें हमने बिल्कुल पैसे नहीं बनाए, बल्कि शायद हमारा कुछ नुकसान हुआ, तो हम जब तक ब्रेक इवन अब कर नहीं जाते तब तक मज़ीद टीम्स को ना लाया जाए। लेकिन अगेन मुझे ये मंतक कोई बहुत ज़्यादा इसलिए समझ नहीं आती, खैर टीम ओनर्स मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब टीम्स ऐड होंगी तो फिर नंबर ऑफ़ मैचेस भी तो बढ़ जाएंगे ना। जब नंबर ऑफ़ मैचेस बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा जल्दी ब्रेक इवन होने का इम्कान होगा। सो बाकी ये गुड लक टू ऑल द बिडर्स। बाकी इसमें एक चीज़ हमें रूमर ये मिली है
कि जो मुल्तान सुल्तान है वो शायद अभी तक फॉर्म नहीं मिला अपने रिन्यू करने का। तो अगर ऐसी कोई बात है तो इसको जिस तरह से सलमान नसीर साहब ने वादा किया था कि बंद कमरे में वो इस मसले का हल निकालेंगे, तो इस मसले का हल निकाल लें, क्योंकि मुल्तान जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट टीम है। वहाँ के फैंस जो हैं वो बड़े आपको पता है हमेशा हाउसफुल करते हैं, और मेरे ख्याल में शायद सबसे ज़्यादा फाइनल्स खेलने वाली टीम है ये PSL की। तो मतलब ओनर्स की और मैनेजमेंट की लड़ाई की वजह से फैंस का नुकसान नहीं होना चाहिए। सर, बिल्कुल सर। आपको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि अब ये टीमें इतने सालों से खेल रही हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन भी तो है ना इस लीग को बनाने में। वो जो प्लेयर्स उन्होंने इन्वेस्ट किए उनके अंदर, जो मैचेस उन प्लेयर्स ने खेले, उसके तहत फिर PSL का जो नाम बना, उस चीज़ की एक वैल्यू है। तो उस वैल्यू को सामने रखना चाहिए। जो आपके मसले मसाइल हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको सॉर्ट आउट करें। और मुल्तान सुल्तान भी है, ये दो नई टीम्स भी हैं, हम बड़ी खुश होंगे, हमें और इंटरेस्टिंग PSL देखने को मिलेगा। यही तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखें वो जिस तरह आपको याद होगा जब बीच में 1 साल या 2 साल, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, चेन्नई खत्म हुई थी, तो वो जाहिर है धोनी वगैरह किसी और टीम में चले गए थे, वो सब स्टार्स खेले थे। लेकिन जब वो बहाल हुई तो वो वापस आए, क्योंकि जो आप एसोसिएट कर लेते हो ना कि यार ये बंदा इस टीम का है, तो फिर मजा नहीं आता उसको कहीं और देखने का। बिल्कुल सर। बहरहाल क्रिकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हम एक्साइटेड हैं, हम खुश हैं, और आगे जाके देखें क्रिकेट के अंदर और मजीद क्या डेवलपमेंट होती है। सबको बड़ी बड़ी मुबारक हो, बाबर आजम खास तौर पे। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर और बड़ी चीज़ें हो रही हैं, हम मेडिकल इंडस्ट्री की ज़रा बात कर लेते हैं। तो सर पाकिस्तान की पहली आलमी टेली सर्जरी जो है एक निजी अस्पताल लाहौर में हुई है। अब टेली सर्जरी बेसिकली होती है कि आप के पास इक्विपमेंट जो है, जो रोबोटिक्स इन्होंने इस्तेमाल किए इस निजी अस्पताल में, उसी तरह के रोबोटिक्स की और मुल्क में भी पड़े हो सकते हैं, और उनकी कनेक्टिविटी है ओवर इंटरनेट, इन दिस केस 5G इंटरनेट, जो कि यहाँ पे सहूलत मौजूद थी इस प्रोसीजर के लिए। तो एक शख्स का 55 साल मरीज़ का गुर्दे का जो प्रोसीजर है, बड़ी सक्सेसफुली टेली जो सर्जरी आपकी उसके तहत कामयाबी से किया गया। और इस खबर के मुताबिक जो इनके काउंटर पार्ट थे, जो रोबोटिक मशीनरी वहाँ पे ऑपरेट करते, वो अबू धाबी में थे, और यहाँ पे वो रोबोट जो था उसी किस्म की चीज़ जो था वो मिमिक कर रहा था। ज़ाहिर है अमला यहाँ पे भी मौजूद था, तातुल की सूरत हाल साथ में वो कोई ना किसी किस्म की वो खुद मौजूद थे वहाँ पे। ज़ाहिर है ये एक इम्परफेक्ट चीज़ है, लेकिन इससे मुझे ये ख्याल आया कि अगर तो ये लाहौर में सक्सेसफुली हो चुकी है, ये कितनी ज़्यादा आपके लिए ऑप्शंस जो है पेशेंट्स के लिए क्रिएट कर देती है कि आपको फ़र्ज़ करें कि दुनिया में एक बहुत ज़बरदस्त बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर जो है वो लेकिन होते हैं अमेरिका में हैं या साउथ अमेरिका में कहीं होते हैं, वेरेवर, तो उनकी आपको स्किल्स चाहिए और वो रोबोटिकली ट्रेंड है और यहाँ पे मशीनरी मौजूद है, तो आप डायरेक्ट उनसे डील करके, और अस्पताल अगर आपकी बात मान जाए और स्टाफ इनका यहाँ पे हो, तो ये मेडिकल टूरिज्म की एक नई एवेन्यू खुल गई आपके लिए कि लोगों को अब ट्रैवल नहीं करना पड़ा। एक आला दर्जे के सर्जन को इस्तेमाल करने के लिए वो मौजूद है आपके लिए जो आपकी सर्जरी कर सकते हो। ज़ाहिर है इनकम्स भी चेंज हो सकती हैं इसके अंदर, मेडिकल प्रैक्टिस इटसेल्फ सर्जरी की वो बहुत चेंज हो सकती है। तो ये लाहौर में हुआ तो मुझे तो पढ़ के हैरानगी भी और खुशी बड़ी हुई। जी बहुत खुशी की बात है। आप ये देखें कि जो एक अस्पताल होता है वो ज़ाहिर है राउंड द क्लॉक उनका जो है, क्योंकि अस्पताल तो खुला है, ख़र्चा तो हो गया है, अमूमन डॉक्टर्स दिन के वक्त सर्जरी करते हैं अंटिल अनलेस कोई इमरजेंसी हो, ठीक है। रात के वक्त अगर ऑपरेशन थिएटर खाली पड़ा है तो ये वो टाइम है जिसमें शायद अमेरिका में दिन है, तो वहाँ के डॉक्टर्स इधर सर्जरी कर रहे हैं रात के वक्त, दिन के वक्त हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे सर्जरी कर रहे हैं। आपका जो पेशेंट, कितने ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो कि अब इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अस्पताल जो हैं उनका काम राउंड द क्लॉक चलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे यहाँ पे कई ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि कहती हैं कि अगर आप रात 12 से सुबह 6 के दरमियान अपने टेस्ट करवाने आओगे तो हम आपसे कम पैसे चार्ज करें, क्योंकि उनको है कि हमारी तो लैब है, रात को भी अगर कुछ चलता रहेगा तो मतलब चाहे कम पैसे ही आ जाए, कुछ आ रहा है। सो इसी तरह जो आपने बात की मेडिकल टूरिज़्म की, मतलब दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि मेडिकल टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लोग वहाँ पर आते हैं इलाज करवाने, लेकिन वो इलाज जो है वो तो ज़ाहिर है वो एक डॉक्टर की फ़ीस, हस्पताल के एक्सपेंसेस, वो तो एक तरफ। जब कोई एक शख्स जाएगा तो वहाँ पे खाना पीना भी होगा, वहाँ पे पोस्ट सर्जरी कहीं रहना भी होगा, उसके साथ एक अटेंडेंट भी गया होगा, वो शायद वहाँ पे शॉपिंग भी करेगा, एयर फेयर आने जाने का बड़ी चीज़ें हैं। एग्जैक्टली। तो अब अगर वो सारा कुछ कट हो जाए
तो एक तो जिस शख्स ने इलाज कराना है उसकी सहूलत हो गई। अच्छा, दूसरा लेकिन एक आप ये कह सकते हैं कि आपके मुल्क को तो फ़ायदा हो गया कि वो जो सारा पैसा यहाँ से बाहर जाना था अब उसकी कुछ हिस्सा उसका बाहर जा रहा है, पूरा का पूरा नहीं जा रहा। अच्छा, उस कंट्री का थोड़ा लॉस भी है क्योंकि वो तो जाहिर है एक बहुत सारे पैसे बाहर से आ रहे थे जो कि अब नहीं आएंगे। सो बुनियादी चीज़ यही है कि अब हम देख रहे हैं कि दुनिया जिस तरह से बदल रही है, तमाम मुल्कों को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा कि हाँ, वो जब अपनी बजटिंग करते हैं, साल की फोरकास्टिंग करते हैं, तो वो अब जो है पहले जिस तरह से चलता आ रहा था अब वैसे नहीं चलेगा, उसमें चीज़ें चेंज होंगी। सर एक तो चेंज होगी, ना सिर्फ ये कि और देखिए आप इस तरह से बात कर लें कि अब आपको पोस्ट कोविड आपको एक गाड़ी की, एक दफ्तर की, एक कॉन्फ्रेंस रूम की और ढेर सारा जो अमला मैनेज करते हैं चीज़ों की, उनकी ज़रूरत नहीं है 6 लोगों को मीटिंग करने के लिए। मीटिंग का मुद्दा क्या है जी? देखिए यहाँ पे तो जो मीटिंग होती है ना, तो सबसे पहले आती है चाय, फिर साथ बिस्कुट, फिर पैटीज़ और फिर बैठ के मीटिंग शुरू होती है। फिर लोग आपको ना बड़े लवाजमात होते थे। अब जूम के दौर के बाद से तो मामला चेंज हो गया कि भाई 6 लोगों ने काम की बात करनी है, 15 मिनट की मीटिंग है, आपने ब्लॉक सेट कर दिया कि जी इतने से इतने बजे तक आपने मीटिंग में मौजूद होना है। आप अपने घर पे हो, आप चांद पे हो, आप जहाँ पे भी, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप बैठ के वो मीटिंग कर सकते हैं और उसके बाद उसके मिनट्स भी कोई ले रहा होगा, जो मर्जी हो रहा होगा। पॉइंट इज़ कि अब जो इमारतें हैं, दफातर हैं और दीगर और चीज़ें हैं, जैसे इसके तहत तो फ़र्ज़ करें आपको मतलब मेडिकल टूरिज़्म ओरिएंटेड फैसिलिटीज़ जो हैं, या जो आपकी मेडिकल टूरिज़्म कुछ जगहों पे होता है, वहाँ पे तो होटल्स भी जो होते हैं वो अस्पताल के इर्द गिर्द बनाए जाते हैं। शायद उनकी इवेंट अभी तो नहीं, बहुत यंग है, अपनी इन्फेंसी में ये इस किस्म की चीज़, बट शायद एक ज़माना है जिसमें ये ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे आपको दफ्तर नहीं चाहिए, तो और बहुत लोग जो है वो फ्रीलांसिंग करते हैं, उनको भी दफ्तर नहीं चाहिए, उनको लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वो बैठ के काम करते हैं अपना। तो ये अगेन हुकूमतों को डिसाइड करना पड़ेगा कि जी अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करनी है या टेक में इन्वेस्टमेंट करनी है या आपकी जो इंटरनेट स्पीड है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से मीटिंग का जिक्र किया ना, अब हर तरह का काम भी, मतलब अगर कोई आपका डिज़ाइनर है या आपका कोई भी और कोई एडिटर है, तो अगर वो अपने घर से बैठकर काम करे, अगेन 5G है, आपका डाटा ट्रांसफ़र जल्दी हो जाता है, तो आपको कोई एतराज़ नहीं हो सकता कि आपको रेंट की बिल्डिंग नहीं लेनी पड़ रही, आपको बिल नहीं देना पड़ रहा, आपको जो है उसकी अपकीप नहीं करनी पड़ रही। और जो पहले एक ये मसला होता था ना कि जी ये अपने घर पे रहकर काम करेगा तो पता नहीं डिलीवर करेगा नहीं करेगा, ये ओवर चार्ज करेगा, ये कहेगा कि कम घंटों का काम है, कहेगा कि घंटे ज़्यादा लग गए। बिकॉज अब एनी डेस्क है, यू कैन एक्सेस देयर डेस्कटॉप, आप लाइव उनका डेस्कटॉप देख सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चाय ब्रेक पे चलेंगे, बैठे हैं, कितनी देर लग रही है काम होने में। सो अब इफ़ेक्टिवली किसी ऑफिस की बहुत कम चीज़ें हैं जिसमें इकट्ठे बैठ के काम करने की ज़रूरत है, और वो अगर आपको कभी कभी चाहिए होता है तो आप कोवर्किंग स्पेस में जा सकते हो। आपने पूरी बिल्डिंग पूरे साल के लिए क्यों लेनी है? और यहाँ पर आके हुकूमत को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जो इतने ज़्यादा कमर्शियल ऑफिसेस बनाए चले जा रहे हैं, हम जो इतनी ज़्यादा हाउसिंग क्रिएट किए जा रहे हैं, मतलब आप देखिए कि पाकिस्तान में जो लोग रेंट पर रहते हैं उनकी तादाद आप बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो बहुत कम है। और वो बहुत कम इसीलिए है क्योंकि ये एक अर्बन फिनोमेना है। और अर्बन फिनोमेना क्यों है? क्योंकि जब इंडस्ट्री चलती है तो लोग अपने छोटे शहर या अपने गांव छोड़कर बड़े शहरों में आते हैं उस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने, नौकरी करने। जब वो वहाँ पर आए होते हैं तो उनको हाउसिंग की ज़रूरत होती है, तो फिर वो घर किराए पे लेते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि क्योंकि इंडस्ट्री चल ही नहीं रही, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि इस साल अगर आप डाटा निकालें तो शायद आपको एहसास हो कि जितने लोग गाँव कस्बों से शहर में आए हैं उससे ज़्यादा लोग मुल्क से बाहर चले गए। अगेन वो मतलब अब जब मुल्क में ही नहीं है तो रेंट किसने करना है? सो ऑफिस स्पेस हो, हाउसिंग हो, पूरी दुनिया का निज़ाम ये है कि जिस किसी ने भी एक बिल्डिंग क्रिएट करनी है इस तरह की, वो पहले कोई म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर जाता है, वो उनसे परमिशन लेता है और म्यूनसिपैलिटी ये कहती है कि नहीं अभी इस इलाके में ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग बना ली तो जो पूरा निज़ाम है, जो ऑलरेडी लोगों की रेंटल यील्ड है वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि तुम एक्सेसिव एक चीज़ दे दोगे जिसकी अभी उतनी डिमांड नहीं है। तो जब डिमांड क्रिएट होगी तब हम आपको परमिशन देंगे। यहाँ पर रोज़ एक हाउसिंग सोसाइटी कटती है, रोज़ उसका कमर्शियल एक फेज़ कटता है, वो आप ख़रीद के अगले दिन अगर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है।
का देखें बिजनेस आप या सेंटर ऑफ लाहौर आप किसको कहेंगे? मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग को कहेंगे। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे 40 से 50% ऑफिसेज वेकेंट पड़े हैं। अभी आपका वो नहीं भरा तो आपके वो राया के राइट लेफ्ट देखें बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स अपॉन बिल्डिंग्स, फिर आप सीबीडी देखें बिल्डिंग्स अपॉन बिल्डिंग्स जो कि बन रही हैं। भाई यहाँ पर आएगा कौन, काम क्या करेगा, ये सारी चीज़ें सोचें। ये ना हो कि एक तो आपकी जो इस तरह का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी कहीं और थी, हो कहीं और गई। दूसरा जो एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, जो एक निज़ाम बना हुआ है, आपने उसको सबको दरम बरम कर दिया क्योंकि नई से नई बिल्डिंग आती गई और आपकी जो पुरानी बिल्डिंग थी वो लोगों ने सिर्फ इसलिए वेकेंट कर दी कि अब जब उसी रेंट पे नहीं मिल रही है तो पुराने में रह के क्या करें। वो जो पुरानी का ओनर है वो क्या करेगा? सो बुनियादी बात ये कि प्लीज सोचें आगे का। बिल्कुल सर, सोचें आगे का। ये अगेन ये ऐसी चीज़ें, अर्बन प्लानिंग जो है वो एक हिस्सा, हमें पता है यहाँ पे इतना कोई शौक नहीं, यहाँ पे कोई मुसीबत पड़ती है तो उसके बाद अर्बन प्लानिंग की तरफ चले जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जो सरप्लस है, आप कमर्शियल की हद तक बात करें, मुझे तो लगता है रेजिडेंशियल में भी बड़ा सरप्लस है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे वर्टिकल बनना शुरू हो गई है, उसके अंदर वो भी आबाद नहीं है। तो सर अगेन दुनिया जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो नहीं रही, हो गई है। अब मामला चेंज हो गए हैं तो उसके अंदर आपने कैसे अडेप्ट करना है, ये एक सवाल है जो सब हुकूमतों को सोचना चाहिए और उसके हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। और हाँ, कहीं आपके अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड चीज़ में करें जिसको ऑक्यूपाई किसी ने नहीं करना, तो काइंडली इसको कहीं और डाइवर्ट कर दें। बहुत और अच्छी अच्छी कॉजेज और चीज़ें जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे ब्रेक के ऊपर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं और सर हम जा रहे हैं अपने फेवरेट अदारे के पास, सर लेस्को। सर लेस्को में सर जो आपकी सर मटेरियल की किल्लत है और सर ट्रांसफार्मर्स जो हैं उनका स्टॉक ख़त्म हो चुका है। तो आपको पता है सर ट्रांसफार्मर जो है वो एक जीती जागती चीज़ है जिसने आपकी ढेर सारी बिजली को लेके उसको कन्वर्ट करके कंज्यूमेबल एनर्जी में कन्वर्ट करना है जो आपके घरों के अंदर जा सकती है। वरना 11 kV आप सीधा अपने घर के मीटर में लगाएंगे तो धमाके हो जाएंगे। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर एक बड़ी लाजमी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। अब ये एक अलग बात है, कुछ जगहों में अभी तक, ज़्यादातर जगहों में अभी तक ओवरहेड लगे हुए हैं, कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड लगे हुए हैं या ऑन ग्राउंड लगे हुए हैं और वायरिंग उनके नीचे जा रही है। एक्सक्यूज मी। पॉइंट इज़ कि अब लेस्को ने हाथ उठा लिए कि जी हमारे पास मटीरियल नहीं है और हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है। अब इससे दो चीज़ें हो सकती हैं, ये पहले भी हो चुका है क्योंकि लेस्को की एक अपनी प्रोडक्शन भी होती थी, लेकिन बहुत मुझे तो अरसे से पता है कि लेस्को प्राइवेट सेक्टर से ट्रांसफार्मर्स लेके लोगों को देता था और ऑब्वियसली उनकी कीमत जो है वो बदतरीज बहुत बढ़ती रही है। और इस वक्त वो आप नया ट्रांसफार्मर अगर अपना 5 kV का भी लगा लें, 15 kV का लगा लें, तो वो बड़ी महंगी एक चीज़ बन जाती है किसी घर वाले के लिए। लेकिन अब जितने भी नए घर बन रहे हैं लाहौर के अंदर, नए हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, उनके अंदर जो कम्युनल ट्रांसफार्मर्स हैं उनको डिस्करेज किया जा रहा है। अलबत्ता कह रहे हैं कि जी अपने घर का अपना ट्रांसफार्मर लगाएं, जो कि हमेशा से ऐसे ही होना चाहिए। तो पता नहीं हमने कम्युनल पे क्यों गए, क्योंकि वो जो आपका 300 वाला है और 600 वाला जो बड़े बड़े होते हैं, वो एक ख़राब होगा तो उससे मुतासर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो ट्रांसफार्मर सर ख़राब होने ही होने, जो मर्जी आप कर लें। जिस किस्म की ग्रिड्स की सूरत हाल है, जिस किस्म की ट्रांसमिशन लाइंस की सूरत हाल है, जिस किस्म की इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन इस शहर में है, आपकी चीज़ें वो तो छोड़ते हैं जो घर के अंदर चीज़ें तबाह होती हैं इस चीज़ की वजह से, जिस किस्म की फेज़ आउटेजेस हैं यहाँ पे, या इतने मसले हैं, तो ट्रांसफार्मर बेचारा जो है वो कितना कुछ चीज़ें कर सकता है। तो अब उन्होंने खैर कह दिया है कि जी हम फ़िलहाल प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। देखिए बात आपकी बड़ी सही है कि जहाँ पर तो गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर तो चले फ़िलहाल सरकार का काम है कि वो प्रोवाइड करे कम्यूनल। जहाँ पर मुतवसत तबका या अमीर लोग रहते हैं वहाँ पर अब मैंडेटरी कर देना चाहिए, चाहे पुराने घर क्यों ना हो, कि वो अब अपना पर्सनल ट्रांसफार्मर लगाएं। अच्छा देखिए फिर वही बात, जब हुकूमत ने 40% प्रोफेशनल टैक्स लगा दिया था तो मतलब कोई अक्लमंदी का काम तो नहीं था और हमारे से तो पूछ के भी नहीं लगाया और हम तो उसके जो है वो ज़ेरे अताब हैं। लेकिन क्या हो सकता है, जब सरकार, जब रियासत कह दे कि आपने ये करना है तो फिर करना है, फिर उसको आप लड़ तो नहीं सकते रियासत के साथ। तो इसी तरह अब अगर अगेन मुतवसत और जो अमीर घराने हैं वहाँ मतलब एरियाज़ हैं जहाँ पे इस तरह के लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़, मतलब उसको आप बड़ी आसानी से गेज कर सकते हैं कि जी आप मरलों के ऊपर आ जाएं कि इस इतने मरले से ऊपर के जहाँ पर घर हैं वहाँ पर अब लोग अपना अपना ट्रांसफार्मर लगवाएं और उसमें ज़ाहिर है हुकूमत ये उनको एक सहूलत दे कि जी वो आप किस्तें करवा लें और आपने बिल के साथ वो किस्तें पे करते चले जाएं। उसकी वजह ये कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तो जितना जैसे जैसे वक्त गुजरेगा
एनर्जी की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, आपके ज़िंदगी में एनर्जी का रोल बढ़ता चला जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बढ़ती चली जाएंगी, आपका इंशाल्लाह ताला जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। सो जो एग्जिस्टिंग हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो हमारे ये कम्यूनल ट्रांसफार्मर्स हैं, ये कभी भी नीड पूरी नहीं कर सकेंगे। सो इसका तरीकाकार यही है कि लोग अपनी अपनी नीड के मुताबिक अपने अपने लिए अलहदा ट्रांसफार्मर, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी बिजली का जो मीटर है आप जब लगवाते हैं तो क्या लेस को पैसे देते हैं? नहीं, आप ही देते हैं, आपसे ही लेते हैं वो। यहाँ तक कि आपका अगर मीटर जल जाए, जो कि अगेन आपका फॉल्ट तो नहीं था, वो फिर आपसे ही पैसे लेते हैं। तो अब अगर ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि जी ट्रांसफार्मर भी आप खुद ही कर दें, तो शायद हमारी जिंदगियों में, हाँ शुरू में तो तकलीफ होगी कि पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन इवेंचुअली शायद लोड शेडिंग का मसला कम हो जाए, शायद जो ट्रांसफार्मर फटता है जिसकी वजह से आपको इनडेफिनेट टाइम ओवरलोडिंग नहीं होगी। एग्जैक्टली, तो ये सारी चीजें उससे बेहतर हो सकती हैं। सर बिल्कुल सर, एक तो देखिए इसका ये हो इस वजह से नहीं सकता, होना तो चाहिए कि आप देखें ना, एक गली है उसके अंदर 12 घर हैं, पहले 6 तो कहेंगे ठीक है जी आपकी बात मान ली, जो 8वां घर होगा ना उसमें कोई बंदा होगा, उसके पास होगा फ़ोन और उस फ़ोन में 4-5 नंबर होंगे और वो फ़ोन करेंगे, वो कहेंगे यार ये क्या किस किस्म की फजूल सी चीज़ करे। इस तरह मामला स्लो डाउन होगा कि लोग जो है ना, जब आप मुतवसत तबके की बात करें ना, उस मुतवसत तबके में लोग इस किस्म के मौजूद हैं जो इस किस्म का खर्चा नहीं करना चाहते, यू कैन गेट आउट ऑफ इट। वो एक नहीं करेगा देखा था और भी नहीं करेंगे, यही इस चीज़ का मसला है जितना मुझे समझ आता है, वरना तो इसके अंदर कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। नए घरों में तो ये कार है, एक हल है वैसे सर इस चीज़ का अगर आप करना चाहें। देखिए एक चीज़ जो इकट्ठे मुतवसत तबके के इलाके जात में और बिजली के अंदर के तमाम लोगों ने सोलर लगवाया हुआ है। अब आप सोलर वालों पे लाजिम कर दें कि जी अगर आप सोलर लगवाया हुआ ना अपने घर में तो आपका ट्रांसफार्मर अपना होना चाहिए। अगर आप सोलर लगवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना ट्रांसफार्मर नया लगवाएं और उसके अंदर अपना सैंक्शन लोड ले लें आप और उसके हिसाब से लगवाएं। इससे सर एक चीज़ से 2-3 मसले हल हो जाएंगे। देखिए सैंक्शन लोड जो होता है उस ट्रांसफार्मर का तो पता नहीं कितना होगा, जो बड़ा कम्यूनल ट्रांसफार्मर है वो तो आपके घर के बिजली के बिल से उन्होंने असेस किया हुआ है, वो लोग बढ़वा लेते हैं, वो जो बढ़वा लेते हैं ज़्यादा सोलर लगवा लेते हैं, ज़्यादा सोलर लग जाता है, उसके बाद वो और बढ़ा लेते हैं उसको। ये भी तो सर आज से कुछ हफ्ते पहले चल रहा था ना मसला कि जब छापे पड़ेंगे, कौन से छापे पड़ गए, किसका आपने सोलर कितना उन्होंने लगाया हुआ छतों पे चेक कर लिए, कौन किसी की छत पे जा सकता है आजकल के दौर के अंदर, कोई नहीं जा सकता, खासतौर पे लेस्को कोई शख्स, हाँ पुल्स लेकर आ जाएं तो फिर वो छत पे जाके चेक कर लें क्या और मामला। तो पॉइंट इज के आपने जब सोलर पॉलिसी भी बनाई पहली तब ये बात नहीं सोची, आज आपके पास ये मसला हो रहा है रॉ मटेरियल का, अब लोग उससे तंग होंगे, अब क्या सोचेंगे आप अक्रॉस द बोर्ड। मेरे ख्याल में इसको कम्प्लीटली वॉश आउट करके ना, जो भी आपके जहन में पुरानी बातें चल रही हैं कि जी ऐसे ऐसे होती है बिजली मैनेज, उस सबको छोड़ दें, क्योंकि आपने असल बात कर दी, लोगों की बुनियादी बिजली की ज़रूरियात बढ़ती जा रही है। अच्छा सर, ये कितनी एक मज़ाहिया बात है कि एक तरफ हम जो हैं इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हो के ई बाइक्स और ई कार्स जो हैं उनको अफोर्डेबल बना रहे हैं, हुकूमत इस चीज़ को लेकर आ रही है और हुकूमत कह रही है कि जी आप गाड़ी रखें और चार्ज करें उसको। भाई आप घर में एक गाड़ी चार्ज करेंगे या मोटरसाइकिल चार्ज करेंगे, उसको एनर्जी चाहिए। अब सर आप मुझे बताएं, सोलर जब लगा तो ग्रिड्स को मसला हो गया, अब सारे घरों में अच्छी अच्छी ई बाइक्स आ जाए और कुछ आ जाए, उनको रोज़ रात को चार्ज करना है जो कि पहले नहीं था करना चाहे, तो किसके ऊपर लोड पड़ेगा? एनर्जी डिपेंडेबिलिटी बढ़ गई आपकी। उस तरह आप देखें एक घर के अंदर अगर छोटे बच्चे हैं जो अभी कस्प पे हैं अपनी जवानी के या लड़कपन के, उन्होंने डिवाइसेस लेनी है, डिवाइसेस ज़रूरत है एक सबकी, भाई वो फ़ोन लेंगे, उस फ़ोन को चार्ज करना है। देखिए ये छोटे छोटे इंटीजर जो है ना, आप इसको देखें कि ये एक ट्रांसफार्मर के ऊपर कितना लोड बनता है, यही आपका अपना हो और वो असेस करके आप बताएं। या इसके अंदर बहुत अच्छी कोई चीज़ भी हो सकती है कि जी आपकी फैमिली साइज़ क्या है, मरलों को छोड़ दें, भाई आप एक लोग कितने हैं यहाँ पे, एनर्जी तो लोग कंज्यूम करते हैं, ये सवाल कभी किसी ने, क्योंकि इतनी निटी-ग्रिटी मरदमशुमारी तो इस मुल्क में आज तक हुई नहीं कि जी कितने रहते हैं, वो कर लेते हैं, हमें तो नहीं कोई पूछता। तो सारा डेटा जो है डेटा का काम, उसके बाद से कोई पॉलिसी बना लें, लेकिन इस हाँ पर मैं बैठ के तबादला ख्याल कर रहे हैं, वहाँ शायद कोई नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, देखें 2.4 के करीब तो आपका ग्रोथ रेट है सालाना, तो जो बच्चा, मतलब आपने लड़कपन या जवानी की बात कर रहे हैं, डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, जो बच्चा पैदा हो जाता है उसको पहले दिन से को पखे बत्ती की ज़रूरत तो पड़ी जाती है एडिशनल। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है आपकी एवरेज एज बढ़ती चली जा रही है। सो एक तो आप है, दूसरा ये है कि जो डेथ रेट था वो भी मतलब स्टॉल हो रहा है, वो आगे को जा रहा है। सो आपकी जो आबादी है वो बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रही। सो आपकी एनर्जी नीड्स तो बढ़नी ही बढ़नी है। और वैसे भी सोचें, कभी अगर पाकिस्तान तरक्की कर जाए या तरक्की के दहाने पे चढ़ जाए तो वो कैसे होगा? वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से होगा ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी।
और इनके लिए ट्रांसफार्मर चाहिए, ट्रांसफार्मर के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है जो लेस्को के पास ही है। हमारा सर गुड लक टू एवरीबडी इस सारी चीज़ के अंदर। हम तो चाहते हैं तमाम इदारे तरक्की करें और अच्छा काम करें। पर देखते हैं क्या होता है सर। वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त लेते हैं। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।